ओके तो आज हम आपके 70% सिलेबस का लास्ट चैप्टर टच कर रहे हैं और वो भी केमिस्ट्री का, एंड दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि 9th क्लास में आप इसको स्टडी कर चुके हो, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जहां पे हमने ये पढ़ा था क्लासिफिकेशन, जहां पे रटा था कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड दिस एंड दैट, जहां पे हम सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। लेकिन क्या ये क्लासिफिकेशन सिर्फ बायो से रिलेटेड है? नो, क्योंकि ह्यूमन हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसा स्पीशीज है जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहना चाहता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में समझना चाहता है, ठीक है। मींस अगर उसको, बहुत लोग होते हैं जिनको फैली हुई चीजें पसंद रहती हैं, लेकिन मोस्टली ह्यूमंस को ऑर्गेनाइज्ड चीजें पसंद होती हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कि फॉर एग्जांपल ये क्लास है तो ये 10th की होनी चाहिए, ये 9th की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बुक्स रखोगे टेबल पे तो इधर मैं साइंस रख दूं, इधर एसएसटी रख दूं, ठीक है, इधर जो है मैं मैथ्स रख दूं, ठीक है। अगर आपके राशन का सामान है, ऐसा तो नहीं होगा कि बेड साबुन जो है बेड के साइड में पड़ा होगा, टूथपेस्ट जो है वो ड्रॉर में पड़ा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपके राशन का एक सामान जो है घर में, तो इसका मतलब ये जो क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म है, ये हमारे इनबिल्ट है, ये हम चाहते हैं, ये हम करना चाहते हैं। तो इसीलिए क्यों करना चाहते हैं क्लासिफिकेशन? कब करना चाहते हैं? जब हम चीजों को और आसानी से समझना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, अपने लिए आसानी करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे सिंप्लिसिटी, कि हम कोई भी चीज समझे, ठीक है, ओके, ये वाला सेक्शन है, अपना बाजार में गए, ओके, क्या हुआ, लिखा हुआ है सोप्स, ठीक है, तो आप समझ गए सोप्स यहाँ मिलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ डिटर्जेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है दाल, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाटएवर चॉकलेट्स, ठीक है। तो अब उन्होंने क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप्स में बांट दिया, ताकि जो आए उनको आसानी हो और ढूंढने में, शॉपिंग करने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो क्लासिफिकेशन इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर करती है ह्यूमंस में, और ये ह्यूमंस की एक खासियत है। बाकी जानवरों में क्लासिफिकेशन नहीं होता है। हाँ, वो क्लासिफिकेशन कर पाते हैं एनिमीज, जैसे मिसाल के तौर पर कोई किसी एनिमल का बच्चा हो, ठीक है, तो जब पेरेंट डरेगा किसी ऑर्गेनिज्म से, तब उसको पता चलेगा ये एनिमी है ना। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। लेकिन दूसरा भी कोई एनिमी उसका है, वो कब होगा, उसकी लर्निंग पे डिपेंड करेगा। वो क्लासिफाई कब कर पाएगा? वो क्लासिफाई क्या उस तरीके से कर पाएगा जैसे ह्यूमंस कर पा रहे? नो, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ह्यूमंस में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है क्लासिफिकेशन की, और वो हर चीजों को अपने अरेंज रखना चाहता है। तो इन द सेम वे यहां पे अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, जस्ट गिव मी 2 seconds ओनली। 2 सेकंड में सारा मसला हल हो जाएगा। डिटेल्स क्या है? दैट इज VQA। Okay, am I audible now? Am I audible? Yes. Okay. तो यही मैं कह रहा था, क्लासिफिकेशन तो साइंटिस्ट के पास एक दो एलिमेंट्स नहीं। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो देयर आर सेवरल 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 एलिमेंट्स जो टाइम बाय टाइम डिस्कवर होते गए। तो जाहिर सी बात है, नेचर का अपना एक पैटर्न होता है, कुछ चीजें होती हैं नेचर में जिनके
जिनके जो है आपस में क्या होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है, और कुछ डिसिमिलैरिटीज होती हैं। तो केमिस्ट्री में भी जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो वहां पे भी साइंटिस्ट ने उसी हिसाब से वर्कआउट किया। लेकिन जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई बेसिस से, यानी जब भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो गया, बेसिस। जैसे ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, तो जेंडर बेसिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये सोप्स हैं या यहाँ पे ये डिटर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सामान का टाइप वहां पे बेसिस हो गया, ठीक है, ताकि वो आसानी हो जाए वहां पे। तो इसी तरीके से अगर एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि शुरुआती दौर में चलती चली आ रही थी, जैसे एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक मासेस। क्योंकि अगर डाल्टन थ्योरी की आप बात करें तो डाल्टन ने कब दिया था एटॉमिक थ्योरी? 1808 में, 1808 में, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी कब दिया था? 1808 में, ठीक है, तकरीबन। तो डाल्टन ने बहुत सारी बातों को बोला था, ठीक है। और उस वक्त जो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की हो सकती थी वो निकल के आ रही थी एटॉमिक मास। क्या निकल के आ रही थी? एटॉमिक मास। तो ये जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया, जितने एलिमेंट्स अवेलेबल हुए उस हिसाब से किया, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ तो उन्होंने एटॉमिक मास को बेस बनाया, ठीक है, कि हाउ, ताकि जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल है हम उनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो अगर क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल होगा तो जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, जैसे पहले भी क्लासिफिकेशन हुआ था, अगर मैं बायो से कनेक्ट करूं कि प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, या हवा में उड़ने वाले, जमीन पे चलने वाले, पॉइंट को समझिएगा, ठीक है, और पानी में रहने वाले। तो जब इसके बेसिस पे किया गया तो बैट, बर्ड, बटरफ्लाई सब एक ही ग्रुप में आ गए थे, हवा में उड़ने वाले। हालांकि आज हम जानते हैं कि बैट अलग होता है, ठीक है, आपका जो है वो बर्ड अलग होती है, ठीक है, बटरफ्लाई अलग होती है। तो इसी तरीके से जब कोई भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है तो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप कितने क्राइटेरियाज बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे शुरू में, मैं बार बार इसीलिए रिलेट कर रहा हूं 9 क्लास को, शुरू में क्या हुआ कि 3 क्राइटेरिया बनाए गए, लेकिन आगे आगे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, ठीक है, साइंस एडवांसमेंट होता गया तो क्राइटेरियाज डिफरेंट होते गए। फाइनली विटेकर ने क्या किया था? विटेकर ने क्या बनाया? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, दैट इज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये पॉइंट ऑफ बेसिस बनता चला गया क्लासिफिकेशन का। तो यहां पे एटॉमिक मास बेस बनाया गया, और वो कितना सक्सेसफुल था, जब पीरियोडिक टेबल बन के रेडी हो जाएगा, अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उस टेबल से पूरी हो जा रही है तो इसका मतलब आपका काम सक्सेसफुल है। अगर जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मिसाल के तौर पर कि सब कुछ साफ सफाई होगी, लेकिन मेरा ड्रेनेज तो नहीं खुला ना घर का, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या काम सक्सेसफुल हुआ? नो, ठीक है। तो यहां जब क्लासिफिकेशन हो रहा है तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो टेबल रेडी हो रही है, तो अगर वो सारी चीजें, क्राइटेरिया सब पे अप्लाई हो जाए तो वो टेबल क्या है? सक्सेसफुल है। अगर वो क्राइटेरिया सब पे अप्लाई ना हो पाए तो इसका मतलब वो टेबल क्या है? अनसक्सेसफुल है। तो काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले काम जो किया किसने किया? डॉबरीनर ने एटॉमिक मास को बेस बनाया। अरे ये चल रहा है। Okay, let it come. ओके बेटा, नेटवर्क बीच में अभी चला गया है, अभी मुझे पता चला, तो आई एम जस्ट लिंकिंग इट। ओके ओके। तो डॉबरीनर ने जब अपना क्लासिफिकेशन यानी अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो उसने बेस किसको बनाया? ठीक है, बेस किसने बनाया? सबसे पहले डॉबरीनर ट्राइड्स, नाम ही है, ठीक है, डॉबरीनर ट्राइड्स। तो उसने बेस एटॉमिक मास को ही बनाया, क्योंकि उस वक्त डाल्टन वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट थे, उसकी जो थ्योरीज थी दैट वर वेरी रिमार्केबल। तो लोगों ने उसको बेस बनाया जो डाल्टन ने बोला। उसने बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली
वो एटॉमिक मासेस पे बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि आपका मकसद क्या है, जो एलिमेंट एक जैसे हो वो एक साथ आ जाए, जो एलिमेंट अलग हो वो अलग अलग हो जाए, यही मकसद है ना। ठीक है, यस इट्स कमिंग बेटा, इट्स कमिंग, सॉरी फॉर दैट बट इट्स कमिंग, ओके, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे 1817 में जो डॉबरीनर था, उसने, ही वाज अ जर्मन, और ये याद रखिएगा, ठीक है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ डॉबरीनर, यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। तो डॉबरीनर ने जो है एटॉमिक मास को बेस बनाया, और कैसा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मींस व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप मिला, जिसमें जो बीच वाला एलिमेंट था उसका मास, उसके पहले और उसके जस्ट बाद में जो एलिमेंट था उनका क्या था, मीन था। देखो मैंने बताया ना कि जब आप क्लासिफिकेशन करोगे, और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप पीरियोडिक टेबल बना रहे हो, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल सही बना रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एटॉमिक मास लिया तो उस वक्त वो एकदम गलत टेबल बनी, उस हिसाब से सही थी, बहुत सालों तक एक्सेप्ट किया गया, वर्क किया गया, ठीक है। तो यहां पे क्या किया डॉबरीनर ने, जब उसने वो टेबल रेडी की, तो टेबल रेडी करने के बाद उसको तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप मिला। टेबल कैसे रेडी की, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, उठा के जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त नोन थे, और जब अरेंज कर दिया तो उसको तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप मिला। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ट्राइड, क्या बोलते हैं, ट्राइड। और उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी थी, उनके बीच में ये कॉमन था कि जो ट्रायड्स थे, पॉइंट को समझिएगा, उनमें जो बीच वाला एलिमेंट था, उसमें जो बीच वाला एलिमेंट था, वो उसका एटॉमिक मास जो है, गुड इवनिंग, उसका जो एटॉमिक मास है वो उसके पहले और उसके जस्ट बाद वाले एटॉमिक मास का क्या था, मीन आ रहा था। तो ये सारी चीजें, ये प्रॉपर्टी मिलती चली गई, लेकिन कुछ लिमिटेड ग्रुप्स तक, ठीक है, उसके बाद वो नहीं अवेलेबल हुआ, क्योंकि जब एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो डॉबरीनर का जो ट्राइड था वो हर तिगड़ी पे अप्लाई नहीं होता था, हर ट्राइड पे अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब कि कुछ पे अप्लाई हो रहा है और बाकी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या वो सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल है, नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि डॉबरीनर ट्राइड क्या होता है, ठीक है, और वो एलिमेंट्स का ग्रुप जो कि उसको मिले, ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं आपके पास लिथियम सोडियम पोटेशियम के और कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम के, इनको हमेशा कोई भी एक एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, जो ग्रुप उसको मिला, दैट इज, पहला ट्राइड जो मिला, दैट इज लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ये ट्राइड मिला, ठीक है। और ये कैसा है, एल्कली मेटल्स, ये एल्कली मेटल्स का, ठीक है, means alkali metals they will form what, alkaline solution, they will form the caustic solutions, ठीक है। तो जब लिथियम सोडियम पोटेशियम को लिया गया तो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 u, सोडियम का एटॉमिक मास 23 u। यस बेटा, वो शेयर नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस वक्त जियो पे आ चुके हैं हम लोग, ऑप्टिकल फाइबर चला गया है, तो बार बार वो डिसमिस हो जा रहा है, ओके। तो यहां पे ये जो सोडियम का एटॉमिक मास है, सोडियम का एटॉमिक मास, अब देखो 6.9 प्लस 39 का जब तुम मीन निकालोगे, क्योंकि दो एटॉमिक मासेस हैं, तो जब मीन निकालोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 22.95 u, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23 u, दैट इज सोडियम, ठीक है। तो व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, then in the triads the atomic mass of the center element, okay, now coming to the next, तो ये क्या था हमारा एल्कली मेटल। नेक्स्ट जो ट्राइड है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल का है, एल्कलाइन अर्थ मेटल,
अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मींस दीज मेटल ग्रुप, ये जो ट्राइड है, पहला ट्राइड किसका मिला, एल्कली मेटल का, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो आपको सिर्फ उन ग्रुप्स का जो ट्राइड है वो कौन सा एलिमेंट है ये याद रखना है, उनके मासेस, ताकि जब आपको लिखना हो तो कम से कम आप उनका मीन कैलकुलेट करके वहां पे लिख दें। देखो लिमिटेड 3 ट्राइड्स हैं बस जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और वही आपको प्रैक्टिस करने, उसके अलावा जो भी गिवन है आपके इधर उधर बुक्स में वो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। जो एनसीईआरटी में ट्राइड्स गिवन है सिर्फ उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेसिकली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, ये एल्कली मेटल्स हैं एंड देयर ऑक्साइड्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन द अर्थ, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, स्ट्रोंशियम हो गया और बेरियम हो गया, ठीक है। अब अगर हम कैल्शियम की बात करें तो एटॉमिक मास इज अराउंड 40.1 यू, ठीक है। स्ट्रोंशियम की बात करें तो 87.6 एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, और इसके दैट इज 137.3 यू। अब देखो जब कैल्शियम और बेरियम यानी कि 40.1 प्लस 137.3 इनका जब हम मीन निकालेंगे दैट विल बी अराउंड 88.7, ठीक है। तो 88.7 एंड 87.6, ठीक है, दैट इज अप्रोक्स सेम, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो गया कि दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम। ये बीएसएनएल वालों पे मैं मानहानि का दावा कर दूंगा, सीरियसली। यस, वेट, इट्स रेडी टू ज्वाइन। ओके, तो यहां पे अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेसिकली क्या है, मींस देखो अब सेंट्रल जो एलिमेंट है उसका मास जो पहला वाला उस ट्राइड में है और जो आखिरी वाला उस ट्राइड में है उसका क्या है, मीन के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें नॉन मेटल्स की, ठीक है, हैलोजेंस की, ठीक है, हैलोजेंस की, बिकॉज दे आर द सॉल्ट जनरेटर्स। अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं तो ये हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का मास दैट इज अराउंड 35.5 यू, ठीक है। उसके बाद 79.9 यू, ब्रोमीन 80 भी लिखते हैं, ठीक है, 126.9 यू, ओके। अब यहां पे जब आप क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास अगर आप निकालेंगे तो एटॉमिक मास यानी कि जो जनरल मास, जो मीन मास आएगा दैट विल बी अराउंड 81.2 यू, ठीक है। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम, दैट इज 80 एंड 81। तो ये एक ट्राइड मिला था जब डॉब्रीनर ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किया एलिमेंट को। तो डॉब्रीनर ट्राइड क्या है, when the elements are arranged in the order of their increasing atomic masses। स्टेटमेंट को ध्यान समझिएगा, एनसीईआरटी में भी है और आपको रिफ्रेशर से भी मिल जाएगी, ठीक है। देन in the triads the atomic mass of the central element is the mean mass of the first and the third element of that triad, that's it, ठीक है। ये आपका क्या है, डॉब्रीनर्स ट्राइड। लेकिन जब ये अरेंज्ड हुआ और जितने एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होते चले गए तो क्या ये, अच्छा ये है कि ये जो आपका ट्राइड था, ये जो आपका ट्राइड था वो अप्लाई हो रहा था, एक्सेप्टेबल था। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होते चले गए तो ये सब पे अब अप्लाई नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से ये धीरे धीरे क्या होता चला गया, अनसक्सेसफुल। कैसे, किस पे अप्लाई नहीं हो रहा था, लेट्स सी। ओके, यू कैन राइट दैट इज नाइट्रोजन। ये ट्राइड मिला था लेकिन ये मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन वो जो बेसिस था वो उन पे अप्लाई नहीं हो रहा था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। अगर नाइट्रोजन की बात करें इसका एटॉमिक मास दैट इज 14 यू, यू नो दैट। फॉस्फोरस दैट इज 31 यू, ओके। और आर्सेनिक की बात करें तो 74.9 यू। अब देखो जब नाइट्रोजन और आर्सेनिक का एटॉमिक मास लिया गया मीन,
Okay, so that came out to be 44.45 here. Wait a second. Okay, now it's there. Thank you for your patience. ऑनलाइन समझ. ओके तो अब देखो इसका मास और इसका मास जो सेंट्रल मास है वो कितना डिफरेंट. ठीक है, तो क्या ये इस ट्राइड पे अप्लाई हुआ? नहीं अप्लाई हुआ. तो डॉब्रीनर ट्राइड्स कुछ ट्राइड्स पे अप्लाई हुआ, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होते गए तो हर ट्राइड पे वो अप्लाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से बाद में इसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया. बट देयर वाज अ नीड ऑफ सम मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर कॉन्सेप्चुअल पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो उसका जिम्मा फिर उठाया किसने? किसने उठाया? न्यूलैंड्स ने. ठीक है, न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया और पीरियोडिक टेबल बनाया. ठीक है, और उसके बेसिस पे जो है देखो, तो डॉब्रीनर ने जो अपने ट्राइड्स को बनाया था, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस था. न्यूलैंड ने भी सेम बेसिस यूज किया. मतलब उसने भी क्या किया? एटॉमिक मास को ही बेस बनाया. उसने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया, लेकिन लॉ वाज डिफरेंट. ठीक है, देयर वाज नो ट्राइड्स, देयर वाज अनदर लॉ. उसने जब अरेंज किया इसको, दैट इज जॉन न्यूलैंड्स ने, दैट इज इन 1866. ठीक है, अगर हम बात करें तो उसने क्या किया कि 56th एलिमेंट, क्योंकि उस वक्त जो है 56 एलिमेंट अवेलेबल थे. कितने एलिमेंट्स थे डिस्कवर हो चुके थे? 56. ठीक है, कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे? 56. तो उसने उन 56 एलिमेंट्स को क्या किया? अरेंज किया. अभी हम इसके एनोमलीज, कमी और इसके अचीवमेंट्स वो सब अलग डिस्कस करेंगे. पहले हम टेबल को डिस्कस करते हैं. तो उसने क्या किया? उसने जो बेसिस बनाया. हेलो, अब भैया अंदर दे दीजिए आप, नीचे. वही नीचे आप गेट पे कहीं बेल वेल बजाएंगे ताराबीड़ी में, आप जो है वो आप दे दीजिए वहां पे. हाँ, ठीक है. तो यहां पे अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मतलब, ऑक्टेव्स मतलब आठ, तो आठ क्या? तो आठ होते हैं क्या? सुर. ठीक है, दैट इज सा, रे, ग, म. दिस इज ग, नॉट गार. दैट इज ब, प, ध, नी, सा. अब देखो आठवें पे ये जो सुर है वो रिपीट होता है. ठीक है, अगर हम इंग्लिश लेवल की बात करें तो दो, रे, मी, फा, सो, ला, ती, दो. दिस इज द इंग्लिश सुर. पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे क्या था कि इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे, क्योंकि जब, अच्छा, क्या वो ये पहले सोच के जो है वो उसने किया? नो. जब उसने अरेंज किया तो उसको ये पैटर्न दिखाई दिया. ठीक है, कि जैसे सुर जो होते हैं, दो रे मी फा सो ला ती दो, या सारे गामा पध नी सा. सारे गामा तो हम इंडियन लेवल पे बात कर रहे हैं, वो तो बात कर रहा था किसके? अपने इंग्लिश सुर की बात कर रहा था. ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें इसकी, तो एवरी एट्थ, यानी कि कौन सा? दो रे मी फा सो ला ती दो. ठीक है, ये एक मिनट. ओहो, ठीक है. तो इसी तरीके से जैसे कि आठवां सुर रिपीट करता है, ठीक है, तो उसी तरीके से जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया जाएगा, तो द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, पॉइंट को समझिएगा, यानी कि एट्थ एलिमेंट कौन सा होगा? जब किसी को फर्स्ट काउंट करोगे तो जो वो फर्स्ट एलिमेंट होगा और उसका जो एट्थ एलिमेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी? सेम होंगी. ये उसको पैटर्न दिखाई दिया था, और इसी के बेसिस पे क्या पढ़ा था? दैट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ
ऑक्टेव्स, देखो दिस वन, से दिस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे गामा पा धा नी सा भी है और दो रे मी फा सोला तो जो भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको डॉमिनेटर ट्राइड भी मिल जाएगा अगर लिथियम को फर्स्ट कंसीडर करो। हाइड्रोजन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, तो इसकी पोजीशन वैसे भी थोड़ा सा अनसर्टेन है। पॉइंट समझ में? तो वो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट टू डू, व्हाई द हाइड्रोजन हैज दिस काइंड ऑफ थिंग। हाँ बेटा, अब क्या करूं मैं, देखो लेक्चर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है लेकिन अब बीच बीच में चला जा रहा है, तो इट्स लेक्चर तो रिकॉर्ड हो गई, तो आप लोग अगर आप देख लें, यू कैन लीव बिकॉज यू कैन सेव दिस टाइम। आप लोग इस टाइम कुछ और पढ़ लो, लेक्चर जब रिकॉर्ड होगा तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यही कर सकते हैं फिलहाल अभी। ओके तो यहां पे अगर हम देखें तो लिथियम को देखो, अगर फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करो तो देखो दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक होती है, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। सोडियम को कंसीडर करो तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। तो देखो ये क्या है, आपके एल्कली मेटल्स है, कॉपर नहीं आता है, ठीक है, दैट इज ऑल द एक्सेप्शंस एंड ऑल। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब न्यूलैंड ने ऑक्टेव यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया था। तो न्यूलैंड ने भी क्या किया था, व्हेन द elements were arranged in the increasing order of their atomic masses, then the property of every eighth element is similar to the first element. That's it. क्योंकि हर एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो उसके फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी की क्या थी, सिमिलर थी। तो यही था। तो देखो यहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात करेंगे तो देखो यहां पे आपको ट्राइड मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम यहां हो गया, स्ट्रोंशियम यहां है, और बेरियम कहां है, वेयर इज बेरियम? नहीं, दैट इज अ ब्रोमीन, नहीं है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि अगर हम देखें तो हमें ट्राइड्स मिले कुछ, लेकिन सारे ट्राइड्स नहीं मिल पाए, तो इसका मतलब डॉबरीनर के ट्राइड्स में कमी थी, उसके पीरियोडिक टेबल बनाने में कुछ ना कुछ कमी थी, जिसकी वजह, और कमी क्या है, दैट इज द बेस, वो आगे भी पता चलेगा, ठीक है। कहां कमी पड़ रही है, क्यों एक पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बेस गलत चूज कर लिया जा रहा है। और बेस क्या चूज किया जा रहा है, एटॉमिक मास। पॉइंट समझ में? लेकिन ये अभी आगे पता चलेगा कि जैसे ही बेस को करेक्ट किया जाएगा देखो पूरा टेबल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अभी तक वो एटॉमिक मास को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये चीज जब बताएगी कि जब एक एलिमेंट्स अरेंज कर दिए जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो फर्स्ट एलिमेंट और उसका जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी आपस में क्या होगी, दैट विल बी सिमिलर, ठीक है, ये था। तो अब यहां पे जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, अब इसके एनोमलीज क्या थे, इसकी कमी क्या थी, इसके लिमिटेशंस क्या थे, उसको लिखते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो सबसे पहला लिमिटेशन है, इट इज एप्लीकेबल, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, it is applicable to only lighter elements, it is applicable only to lighter elements, यानी जो लाइटर एलिमेंट्स है, हैवी एलिमेंट्स नहीं, बात के नहीं 56, 56, 55, 54 नहीं, ठीक है। किन पे अप्लाई होता था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स पे, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या था, सेकंड एनोमली, जैसे कि आप देख रहे हैं, देख रहे हो, कोबाल्ट और निकल, देख रहे हो एक ही
जो है कॉलम में रख दिया गया, एक ही जो है आपके जो है ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। व्हाई, ऐसा क्यों किया? कोबाल्ट और निकल को क्यों रखा? देयर वाज नो आंसर, ठीक है। तो सेकेंड एनोमली और लिमिटेशन क्या था कि सेवरल एलिमेंट्स, यानी कि 2 एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन अ सिंगल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल। पॉइंट समझ में कि एक ग्रुप में तो आप नहीं रख सकते ना। थर्ड की अगर हम बात करें तो न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव्स के अकॉर्डिंग सिर्फ उतने ही, उस वक्त की बात कर रहे हैं, उतने ही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उसके बाद कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 56 एलिमेंट्स वर एग्जिस्टेड इन द नेचर, यानी कि नेचर में सिर्फ इतनी एलिमेंट्स है, उसके बाद कोई एलिमेंट्स नहीं है। ये न्यूलैंड ने बोला था इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, जो कि उसके पीरियोडिक टेबल में था। और तब तक नोबल गैस तो डिस्कवर हुई नहीं थी। तो जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर हुई तो उसका लॉ ही चेंज हो गया ना। वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट ही नहीं हुआ, क्योंकि नोबल गैसेस क्या होती हैं, वो एकदम डिफरेंट होती हैं, तो इनके लिए एकदम अलग ग्रुप बनाया गया। तो जब अलग ग्रुप बनाया गया तो देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, नोबल गैस को 0 ग्रुप में रखा गया। किस पे रखा गया? पॉइंट समझ में? तो ये बताओ, जब नोबल गैस के लिए अलग ग्रुप बना दिया गया, तो अब लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टी एवरी 8th एलिमेंट होगी या एवरी 9th एलिमेंट बन जाएगी? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। तो ये तो लॉ ही चेंज हो गया ना, क्योंकि न्यूलैंड ने क्या बोला था कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे करोगे तो हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी के क्या होगी? सिमिलर होगी। तो जब नोबल गैस उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, तो जब नोबल गैस आ गया तो अब क्या हो गया? एवरी फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द 9th एलिमेंट। पॉइंट समझ में है? 9th एलिमेंट, तो लॉ ही चेंज हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। अगर हमें नोबल गैस को कंसीडर करना पड़ेगा तो हमें लॉ को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और ये सारे एलिमेंट्स जो डिस्कवर बाद में होते चले गए, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमें हर एलिमेंट के लिए नहीं मिल रहा था। कि अगर हम यहां पे बात करें जिंक, अब देखो, क्या कैल्शियम, जिंक और स्ट्रोंशियम, क्या जिंक की प्रॉपर्टी कैल्शियम के जैसे होती है? नो। क्या पोटेशियम की प्रॉपर्टी कॉपर की तरह होती है? नो। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया? देयर वाज अ लिमिटेशन फॉर दिस पीरियोडिक टेबल। तो ये बताओ, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तक कोई डाउट हो तो पूछो, कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उसकी लिमिटेशंस में, लिमिटेशंस एकदम सिंपल हैं, 56 एलिमेंट तक ही, मतलब लाइटर एलिमेंट। दूसरा, उसने ये बोला कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा, 2 एलिमेंट एक ग्रुप में ही रख दिया गया, देयर वाज नो आंसर। चौथा, नोबल ग्रुप, नोबल गैसेस का ग्रुप जब बना 0 ग्रुप, तो अब वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नहीं अप्लाई हो पा रहा था, और ये हर एलिमेंट पे अप्लाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि कैल्शियम कि अगर कैल्शियम को हम फर्स्ट एलिमेंट काउंट करें तो जिंक उसका क्या होगा? 8th एलिमेंट। तो क्या कैल्शियम और जिंक की प्रॉपर्टी सेम होती है? नो। ठीक है, अगर पोटेशियम को हम फर्स्ट एलिमेंट काउंट करें और कॉपर को 8th एलिमेंट काउंट करें, तो क्या पोटेशियम और कॉपर की प्रॉपर्टी सेम होती है? नो। क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। रुबीडियम की, इन चारों की सेम होगी, लेकिन कॉपर के जैसे नहीं होगी। पॉइंट समझ में आया? तो ये सब क्या थे? लिमिटेशंस थे किसके? डॉबरी सॉरी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो यहां पे ये सब लिखा हुआ, से दिस, ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई, ठीक है, सारे लिमिटेशंस लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताया। इट इज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू, कहां लिखा हुआ है? कैल्शियम। और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, सब जानते हैं। तो इसका मतलब जो लाइटर एलिमेंट्स है वहीं तक अप्लाई हो रहा है, उसके बाद अप्लाई नहीं हो रहा है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो वो सारी चीजें जो लिमिटेशंस है वो यहां पे लिखा हुआ है। देखो, कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट, लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो जो कुछ मैंने आपको बताया, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर। और नोबल गैसेस के डिस्कवरी के बाद, सी दिस, वो स्टेटमेंट में भी आपको दिखा देता हूं।
this one, say this. ठीक है? हाँ. With the discovery of noble gases, the law of octaves becomes irrelevant. ये जो irrelevant term है, इसका explanation मैंने आपको दिया. Irrelevant का मतलब क्या हो गया? अब हर first element की, हर eighth element की property नहीं same होगी. First element की और ninth element हो जाएगा, तो law ही change हो गया. ठीक है? Is that clear? तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो जब भी आप लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लिखे तो लॉ को लिखे, ठीक है? और उसके बाद जो उसका पैटर्न था, या तो सारेगामा पर, या तो मैं तो कहूंगा दो रे मी फा सोला ती दो लिख दोगे तो दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट. सारेगामा पर भी लिखो और दो रे मी भी लिखो, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को समझाने के लिए दोनों चीजें लिखो, ठीक है? दोनों याद होना चाहिए. और उसके एनोमलीज. टेबल कभी बनाने को नहीं आएगा, कभी भी बनाने को नहीं आएगा, ये एकदम दिमाग से निकाल दो. लेकिन जो लिमिटेशंस हैं, लॉ क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन, और थर्ड उसका डिसएडवांटेज, उसकी एनोमली, उसकी जो कमी है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए बस. इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है. अब आगे क्या बोल रहा है देखो, क्या बोल रहा है? Did Dobriner triad also exist in the columns of Newland's octaves? Compare and find out. Yes, वही मैंने आपको बताया ना कि डॉब्रिनर का ट्राइड मिला, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. बट वी हैव नॉट फाउंड ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइड्स. कहीं मिल रहा है? देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन. यहां पे क्या मिला ट्राइड? नहीं, नहीं मिला. कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, मिला ट्राइड? क्योंकि बेरियम तक तो अप्लाई नहीं हो रहा है. याद करो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किस पे अप्लाई हो रहा है? कहां तक? सिर्फ कैल्शियम तक. और बेरियम का मास कितना होता है? 79.9. तो 80 मास तक तो जा ही नहीं रहा है. वो सिर्फ 40 मास तक, एटॉमिक मास तक ही एलिमेंट्स पे क्या हो पा रहा है? अप्लाई हो पा रहा है, जिनका एटॉमिक नंबर अप टू 20 है. दैट्स इट. ठीक है? तो कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम और बेरियम तो हमें मिला ही नहीं. सिर्फ हमें कौन सा एक ट्राइड मिला? दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. सो वी गॉट ओनली वन ट्राइड, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, तो obviously that is very very important. और मैंने पहले ही इस पे फोकस कर दिया था आपको. नेक्स्ट, what were the limitations? देखो क्या पूछ रहा है? limitations. तो उसकी limitations आपको याद होनी चाहिए. और limitations of Newland's law of octaves. This is the indication कि कहां आपको फोकस करना है. टेबल पे फोकस नहीं करना, बनाने पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है. कोई डाउट इसमें किसी भी तरीके का तो पूछो, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, कोई भी डाउट हो तो पूछो, जब तक मैं इसको रीअरेंज कर दूं. एनीथिंग ट्राइड से, और जो चीजें बताई हैं उनको जरूर ओके. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट वन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. तो दिमित्री इवानोव, दैट इज मेंडलीव, रशियन केमिस्ट है, और इसने भी एटॉमिक मास को ही बेस बनाया. बहुत ध्यान समझिएगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. बट दैट वाज नियर टू द सक्सेस, और बहुत सालों तक ये, और ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, ये भी इससे मिलता जुलता है. क्योंकि मेंडलीव ने जब देखा कि हमारे पुराने जितने साथी हैं वो जब पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं तो एटॉमिक मास को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को ढूंढ रहे हैं. किसी ने ट्राइड को ढूंढा, किसी ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को ढूंढा. ठीक है? तो उसने क्या किया? एटॉमिक मास को तो बेस बनाया, एलिमेंट्स वर अरेंज इन द अकॉर्डिंग, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. ये तो फर्स्ट पॉइंट है ही जो उसने पीरियोडिक टेबल बनाया. लेकिन उसके साथ साथ उसने हर एलिमेंट का ऑक्साइड का फॉर्मूला, यानी कौन सा ऑक्साइड वो बना रहा है एलिमेंट, और हाइड्राइड का फॉर्मूला, ये भी साथ साथ उस एलिमेंट का लिखता चला गया. और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इंक्रीज करते करते जिनका ऑक्साइड का फॉर्मूला या हाइड्राइड्स का फॉर्मूला सेम आया, तो उनको क्या किया? एक जगह रख दिया. पॉइंट समझ में आया? तो उसने एकदम ऐसे छोटे छोटे पेपर के जो है वो स्लिप्स बना लिए थे. ऐसे एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल, उसका एटॉमिक मास, हाइड्राइड का फॉर्मूला, ऑक्साइड का फॉर्मूला, और वो सामने वॉल थी, ठीक है, या जो भी उसने यूज किया, बोर्ड यूज किया उस वक्त, ऐसे चिपकाता चला गया. और जब चिपकाता चला गया, क्योंकि उसने क्या मास
एटॉमिक मास तो बेस था ही, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्साइड फॉर्मूला एंड हाइड्राइड फॉर्मूला, इसको भी एडिशनल प्रॉपर्टी बनाया, एडिशनल बेस बनाया। जैसे मेंडल ने क्या किया, जेनेटिक्स तो कर रही थी ना, पहले हो रही थी मेंडल से, मेंडल ने क्या एक्स्ट्रा किया, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व की उसमें, जिसके बेसिस पे उसको एक अलग तरह की सक्सेस मिली, क्योंकि बहुत सालों बाद रिकॉग्नाइज हुई। तो उसने भी कहा कि एटॉमिक मास के साथ साथ कुछ रखते हैं ताकि और सिमिलैरिटीज मिल जाए या फिर डिससिमिलैरिटीज मिल जाए, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला लिख लिख के और फिर चिपकाता चला गया, तो ऑटोमेटिकली उसकी टेबल तैयार हो गई। और वो टेबल जो तैयार हुई वो किस फॉर्म में हुई, वो इस फॉर्म में हुई, दैट इज अ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और उस वक्त तक 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे, 63, दिस इज दैट टेबल। थोड़ा सा मुझे और जूम आउट करना पड़ेगा पूरी टेबल को शो करने के लिए, ठीक है। सीरियस, दिस इज द विजिबल है, ठीक है। दिस इज व्हाट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखो उसने क्या किया, उसने ये दिख रहा है ना, ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, उसने ग्रुप्स बनाए। कितने ग्रुप्स बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे, दैट इज 8 ग्रुप्स, ठीक है। और जब आपका डिस्कवर हुआ दैट इज व्हाट नोबल गैसेस, तो उनका अलग ग्रुप बन के तैयार हो गया। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका एडिशनल ग्रुप बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये वो है जो कि नोबल गैस से डिस्कवरी से पहले मेंडलीव ने रेडी किया था। पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें कवर अप है, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत सारे एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, यही इसका अचीवमेंट था। अब देखो उसने क्या किया, ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O, R क्या है यहां पे, व्हाट इज R, एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन फॉर्मूला बनाता है ना H2O, तो देखो हाइड्रोजन रखा हुआ है ना, तो कौन सा ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन H2O बनाता है, ठीक है, R2O, ठीक है। और हाइड्राइड दैट इज HH, RH का मतलब क्या हो गया, H2, हाइड्रोजन गैस। पॉइंट समझ में आया। तो यहां पे वही चीज है कि जो ऑक्साइड और वो हाइड्राइड बनाता है, तो जो सिमिलर ऑक्साइड और हाइड्राइड फॉर्मूले थे उनको एक जगह रखा। तो पहला बेसिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, और दूसरा तो इसी तरह देखो RO RH2 वाले इस ग्रुप में रखे गए, R2O3 RH3 वाले इस ग्रुप में रखे गए, RO2 RH4 वाले इस ग्रुप में रखे गए। पॉइंट समझ में है, जिस तरह का वो ऑक्साइड बनाते हैं और जिस तरीके का वो हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये भी जो है बेसिस चूज किया गया ऑक्साइड हाइड्राइड का फॉर्मूला, उनको पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन, जो मैं भी बताया, एटॉमिक मास बेस और हाइड्राइड फॉर्मूला और ऑक्साइड फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज करता चला गया। और फिर तो इसका मतलब कितने ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। पीरियड की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पीरियड्स। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स थे, 6, ठीक है। और ग्रुप्स कितने थे, 8 ग्रुप्स थे। अब उसने क्या किया कि उस ग्रुप को उसने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, ए एंड बी। पहला पॉइंट किया 8 ग्रुप, दूसरा पॉइंट किया 6 पीरियड्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट किया हाइड्राइड ऑक्साइड का फॉर्मूला, पॉइंट समझ में आया। चौथा पॉइंट किया सब ग्रुप्स उसने बनाए। इस ए ग्रुप में जो आते थे इनको कहा जाता था दैट इज द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, और बी में जो आते थे इनको बोला जाता था ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पॉइंट समझ में आया। तो उसने उसको ग्रुप को डिवाइड किया। सिर्फ 8th ग्रुप जो है, वो जो 8 थी वो कितने ग्रुप्स में थी, सब ग्रुप्स में 3। 7 तक देखो क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, और ये था हमारा क्या, ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें कितने सब ग्रुप्स थे, 1 2 एंड 3। यहां तक पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यहां पे हम किसको पढ़ रहे हैं, टेबल की खासियत को, टेबल के फीचर्स को, जो मेंडलीफ ने बनाया था। कोई डाउट इसमें हो तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वही सब ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10 है, 10 ए 10 बी 10 सी, ठीक है। तो वो और ज्यादा स्पेसिफिक होता चला गया अपनी क्लासिफिकेशन को लेकर, क्योंकि जितने ज्यादा आप स्पेसिफिक होते चले जाओगे उतनी क्लासिफिकेशन और स्ट्रांग होती चली जाएगी ना। पॉइंट समझ में। तो वो भी सब ग्रुप्स के ऊपर था, यानी मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर। अब देखो जब उसने ये सब रेडी कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्मूला,
तो फिर उसको बहुत सारे एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पे मिले और उसके बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स थे। ये अब नेक्स्ट क्लास में कल मैं कवर करूंगा। सबसे पहले क्या था, जो एलिमेंट्स, क्योंकि बीच बीच में स्पेसेस खाली थे, यानी जब उसने अरेंज किया तो बीच बीच में जगह क्या थी, छूटी हुई थी। तो छूटी हुई जगह का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर 1 वाला एटॉमिक नंबर 3 वाला है, तो इसका मतलब 2 वाला एग्जिस्ट करता है लेकिन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो वही जब स्पेसेस क्रिएट हो गए तो उसने कहा कि इसका मतलब है सिर्फ 63 एलिमेंट्स नहीं, इसके वक्त तक कितने थे, 63। तो सिर्फ 63 एलिमेंट्स नहीं है, इसके अलावा भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में जो आगे चल के डिस्कवर होंगे, और उसने उनकी प्रॉपर्टी तक बताई। एक एल्युमिनियम, एक सिलिकॉन, एक बोरॉन, ये एलिमेंट्स थे जो आज के डेट में हम गैलियम स्कैंडियम के नाम से जानते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज तक बताई, और जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टी नियर अबाउट मैच की किससे, जो मेंडलीफ ने प्रॉपर्टीज उनकी प्रिडिक्ट की थी। तो इसके टेबल के थ्रू प्रिडिक्शन पॉसिबल हुआ। नोबेल गैस डिस्कवर होते हुए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, यानी कि उसको एक ग्रुप अलग मिल गया, ठीक है, लेकिन बहुत सारी इसमें भी क्या थे, लिमिटेशंस थे। तो उन चीजों को, यानी कि उसके अचीवमेंट्स और उसके लिमिटेशंस, दोनों को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज टुमारो। तो आपका आज का क्विज तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा, इसको पूरा एनसीईआरटी से ही सिर्फ यहां तक आपको पढ़ना है, ये आज आप करोगे एनी हाउ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर आज आपने मिस कर दिया तो बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाओ, और बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, ओके।